कैसे हो अग्निपथ के लाडलो? मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक बात ध्यान रखना, जो लोग सपने देखते हैं उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जो लोग सपने को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए अगर सपनों को पूरा करना है तो आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। हम लोगों ने यूपी पुलिस टारगेट बैच को शुरू कर दिया है। आप उसकी सभी क्लासें लें। आज उसकी मैथ की क्लास भी आएगी, आज उसकी एमसीक्यू भी आएंगे, आज उसकी जीएस की क्लास भी आएगी, और डिटेल में हम जो जीएस पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उसको भी पढ़ें। और जब हमारा प्रियमन चलता है तभी पढ़ें, और आंसरों के जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर के कमेंट भी क्या करें। आज आप जो लोग उपस्थित हैं पॉलिटी सत्र में उपस्थित हैं, और राजव्यवस्था के सत्र के तहत हमने क्या किया था, हमने संसद को शुरू किया था, और संसद के आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ नए टॉपिकों के साथ, हमने कल बजट कराया, आज हम कुछ नए टॉपिकों के साथ उपस्थित हैं, जिसमें सुमोनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एड्रेस और लैम डक सीजन। सुमोनिंग ऑफ द सेशन क्या होता है? सत्र को आहूत करना, बुलाना। ये क्या होता है? सत्र को आहूत करना, बुलाना। अब सत्र को आहूत करना, पहले तो आप समझिए, संसद अगर अपना कार्य करती है, कामकाज करती है, तो उसके लिए क्या होता है? विभिन्न सत्रों में एकत्रित होती है। क्या होती है? विभिन्न सत्रों में एकत्रित होती है। सत्र की शुरुआत होती है, फिर सत्र का स्थगन होता है, सत्र का सत्रावसान या अवसान होता है। इस प्रकार विभिन्न चरणों में संसद अपने कार्य को प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ाती है। अगर हम सत्र के आहूत होने की या सत्र की बात करें तो एक बात समझिए, अनुच्छेद 85(1) में लिखा है, अनुच्छेद 85(1) में लिखा है, राष्ट्रपति समय समय पर, कब? राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान जिसे वह उचित समझे वहां सत्र के लिए बुलाएगा। तो क्या लिखा है अनुच्छेद 85 में? राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सत्र, क्या है? संसद के प्रत्येक सत्र को, संसद के प्रत्येक सदन को मीटिंग के लिए, किसके लिए? मीटिंग के लिए, मीटिंग मतलब सत्र के लिए, मीटिंग के लिए विशेष किसी समय या स्थान पर बुलाएगा, जिसे वह उचित समझे, जिसे जैसा वह उचित समझे, जिसे नहीं, जैसा वह उचित समझे। ये क्या लिखा है? अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को मीटिंग के लिए बुलाएगा। और कहाँ बुलाएगा? जहाँ उसका समय, जो समय भी डिसाइड करेगा और स्थान भी डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ कहाँ बुलाना है। संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में 2 सदन होते हैं, एक को हम लोकसभा कहते हैं और एक को हम राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को हम लोकसभा कहते हैं, एक को राज्यसभा कहते हैं। एक बात इसमें और लिखी है, संसद के 2 सत्रों के बीच, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। क्या लिखा है? संसद के 2 सत्रों के बीच क्या होगा? संसद के 2 सत्रों के बीच, 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक, 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा, अंतराल नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखना, 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वर्ष में कम से कम 2 बैठकें। मैं अधिक से अधिक नहीं कह रहा, इसका मतलब हुआ कि वर्ष में कम से कम 2 बैठकें
तो अवश्य होंगी ही होंगी। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब 2 बैठकें होंगी राष्ट्रपति समय समय पर। ये राष्ट्रपति क्या अपनी इच्छा से बुलाएगा? लिख लेना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह करने के बाद। क्यों? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह करने के बाद। ये विवेकाधिकार नहीं है, लिख लेना नीचे नोट, राष्ट्रपति का यह विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि वह प्रधानमंत्री से सलाह करेगा, सलाह के अनुसार कार्य करेगा। समझ में आ गया? तो आपने क्या समझा? मॉर्निंग ऑफ द सेशन, सत्र को आहूत करना। अनुच्छेद 85(1) में लिखा है राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सत्र के प्रत्येक सदन को मीटिंग के लिए बुलाएगा। कहाँ बुलाएगा? जहाँ वो समझे, उचित समझे। जिस समय, किस समय बुलाएगा? जिस समय वह उचित समझे। अब दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? 1 वर्ष में 2 बैठकें तो होंगी ही होंगी। और राष्ट्रपति समझे ये विवेकाधीन नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है, आपने उतार लिया होगा, तो हम अब देखेंगे दूसरा कार्य। उसमें क्या है आपका? सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सत्र। क्या है? संसद के सत्र हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो हिंदी भी लिख सकते हैं। सत्र होता क्या है? सत्र होता क्या है? अगर हम समझें सेशन क्या होता है। सत्र, सत्र का मतलब है प्रथम बैठक। किससे? प्रथम बैठक से सत्रावसान। प्रथम बैठक से सत्रावसान तक का समय। मतलब प्रथम, जब संसद की सदन की पहली बैठक होती है और सदन का जब तक सत्रावसान नहीं हो जाता, उसके बीच को क्या बोलते हैं? सत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्र कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा? कभी कभी क्या होगा? सत्र चल रहा था, प्रथम बैठक हुई और प्रथम बैठक से सत्रावसान तक का समय था, सत्रावसान। लेकिन इस बीच क्या हुआ? एलएस का हो गया विघटन, एलएस का विघटन। तो अब बताइए सत्र कहाँ से? प्रथम बैठक से सत्रावसान तक रहेगा या प्रथम बैठक से एलएस के विघटन तक रहेगा? तो अब सत्र किसे बोलेंगे? इसके बीच के समय को अब इसे सत्र कहेंगे, क्योंकि यहीं पर सत्र खत्म हो गया और यहाँ पर क्या है? प्रथम बैठक सत्रावसान तक सत्र का सत्र बोलते हैं। लेकिन अगर उसके बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है तो सत्र यहीं पर समाप्त माना जाएगा। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो कह सकते हैं कि विघटन की तिथि तक। अगर आप इसको शब्दों में लिखना चाहें तो शब्दों में लिखा दूं, अगर ऐसे समझ सकते हैं तो ऐसे ही समझ लें। अगर आपको लाइन के रूप में लिखना है तो लिख सकते हैं लोकसभा अगर विघटित कर दी जाए, यदि सत्रावसान से पहले लोकसभा विघटित कर दी जाए, ऐसी स्थिति में विघटन की तिथि तक की अवधि को ही संसद का सत्र माना जाएगा। विघटन की तिथि की अवधि तक ही संसद का सत्र माना जाएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब संसद के सत्र के औपचारिक समापन, संसद का सत्र का औपचारिक समापन, सत्र का औपचारिक समापन क्या कहलाता है? सत्रावसान, सत्रावसान कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्र का औपचारिक समापन सत्रावसान कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। इसे कहते हैं इंग्लिश में प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन। क्या कहते हैं? PROROGATION, प्रोरोगेशन कैसे हैं? अब नए सत्र की शुरुआत के बीच अगर मान लीजिए यहां सत्रावसान हुआ, सत्रावसान प्रोरोगेशन हुआ और इसके बाद क्या होगा? नया सत्र शुरू होगा, नया सत्र शुरू होगा। आप समझिए सत्र
से लेकर सत्रावसान के बीच, सॉरी प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के बीच सत्र कहते हैं। अब यहाँ सत्रावसान हो गया तो द्वारा बैठक हो गई, तो इसके बीच को क्या कहते हैं? इसके बीच को कहते हैं अवकाश। क्या कहते हैं? रिसेशन। क्या कहते हैं? अवकाश। क्या कहेंगे इसे? अवकाश या रिसेस कहेंगे, RECESS, रिसेस कहेंगे। या अब मुझे बताइए, जो सत्र होते हैं या बैठकें होती हैं वो साल में कितनी होती हैं? 3 बैठकें। कितनी होती हैं? अगर आप यहाँ समझें, सत्र कितने लगते हैं? 3 लगते हैं, 3 बैठकें एक वर्ष में। एक वर्ष में कितने वर्ष में? एक वर्ष में 3 बैठकें होती हैं। पहला होता है बजट सत्र। क्या होता है? पहला होता है बजट सत्र। ये होता है फरवरी से मई तक। अब बजट सत्र के बाद कौन सा सत्र आएगा? इसमें स्याही डाली नहीं तुमने यार। दूसरा आता है मानसून सत्र। कौन सा आता है? जुलाई से सितंबर तक, मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर तक। तीसरा आता है शीतकालीन सत्र। कौन सा आता है? शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर तक। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। नवंबर से दिसंबर तक को क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र कहते हैं। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई होगी तो हम देखेंगे प्रेसिडेंट्स एड्रेस। अब देखेंगे प्रेसिडेंट एड्रेस, अर्थात राष्ट्रपति का अभिभाषण। अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? एक तो नई LS के गठन के बाद प्रथम बैठक में। एक तो नई LS के गठन के बाद प्रथम बैठक में होता है, प्लस अगर दूसरा देखें हम तो कब होता है? दूसरा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में। प्रथम बैठक में यहाँ क्या करता है? दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है। अभिभाषण देता है। अब जो ये अभिभाषण है राष्ट्रपति का, ये राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है। यह व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है। मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि यह व्यक्तिगत भाषण नहीं है। मतलब राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बोल सकता, बल्कि यह भाषण, जो भाषण होता है, इसे क्या हो? मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें क्या होता है? इस भाषण में सरकार की भावी नीतियां और योजनाओं की जानकारी, सरकार की भावी मतलब आने वाली भावी नीतियों एवं योजनाओं, भावी नीतियों, भावी नहीं भैया वाली भावी नहीं, भावी मतलब भविष्य, वो वाला भविष्य जो तुम्हें मिलने वाला है। भावी नीतियों एवं योजनाओं की जानकारी। आप एक बार पुनः समझ लें, राष्ट्रपति का अभिभाषण अर्थात प्रेसिडेंट्स एड्रेस में नई लोकसभा के
गठन की प्रथम बैठक में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है। यह अभिभाषण राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण ना होकर बल्कि इस भाषण को मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है और यह इसमें सरकार की भावी नीतियों एवं योजनाओं की जानकारी होती है। ये वो वाली भाभी नहीं है जब आप दोस्तों से कहते हो देख तेरी भाभी जा रही है। समझ में आ गया? मतलब लड़कों में खास आदत होती है, पता नहीं बीवी किसकी है वो, लेकिन भाभी वो सबकी होती है। तो वो वाली भाभी नहीं है, ये भविष्य वाला है, भविष्य अर्थात फ्यूचर। अगर हम देखें लैम डक सेशन, लैम डक सेशन, लैम डक क्या होता है? जब पुरानी लोकसभा का विघटन हो जाता है और नई लोकसभा का गठन हो जाता है, नई लोकसभा गठन हो गया, अब पुरानी लोकसभा की जो अंतिम बैठक है और पुरानी लोकसभा की जो अंतिम बैठक में जिसमें वो लोग, वो सदस्य जो नई लोकसभा में नहीं चुने गए हैं उन्हें लैम डक क्या कहते हैं? लैम डक कहते हैं और उसी सत्र को लैम डक सेशन कहते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नई लोकसभा के गठन के बाद पुरानी लोकसभा की अंतिम बैठक, पुरानी लोकसभा की अंतिम बैठक में वह सदस्य जो नई लोकसभा में नहीं चुने गए हैं उन सदस्यों को लैम डक कहते हैं और इस सेशन को, इस सत्र को, इस मतलब बैठक को लैम डक सेशन कहते हैं। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम देखेंगे कि लोकसभा का स्थगन कैसे होता है। इसके अलावा हम समझेंगे कि सत्रावसान कैसे होता है। इसके अलावा देखेंगे कि विघटन लोकसभा का किस प्रकार होता है और विघटन होने पर विधेयकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम संसद से संबंधित 3 सत्रों को समझेंगे। एक तो एडजॉर्नमेंट अर्थात स्थगन, क्या बोलते हैं इसे? स्थगन। अगला शब्द है प्रोरोगेशन अर्थात सत्रावसान और अगला शब्द है डिसॉल्यूशन अर्थात विघटन। विघटन, ये 3 शब्द हैं। पहला है एडजॉर्नमेंट या स्थगन, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। अस्थायी तौर पर निलंबित करना। अब एक कर्ता कौन है? ये करेगा पीठासीन अधिकारी। कौन करेगा इसे? स्थगन कौन करेगा? कौन करेगा? ये नहीं कि मैं करूंगा, पीठासीन अधिकारी ही करेगा। कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी। तो अर्थ है बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना और कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करेगा। अब जो स्थगन है कुछ मिनटों का, घंटों का या कुछ दिनों का हो सकता है। स्थगन की समय सीमा कुछ मिनट का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है या कुछ दिनों का हो सकता है। कुछ दिनों का हो सकता है। ऐसा इसका मतलब ये पीठासीन अधिकारी पर डिपेंड करता है कि वह कितने समय का स्थगन करना चाहता है। अब सोचिए अगर कोई विधेयक है वो क्या है? विचाराधीन है और लोकसभा में या राज्यसभा में कोई विधेयक चल रहा है और उस पर विचार चल रहा है। पीठासीन अधिकारी ने बैठक को कर दिया निलंबित या स्थगन कर दिया तो विधेयक समाप्त होगा या नहीं। अब यहाँ ये बात ध्यान रखें कि स्थगन का विधेयक पर प्रभाव, स्थगन का विधेयक पर प्रभाव वही प्रभाव है स्थगन का विधेयक पर जैसा प्रभाव मेरा है आप पर।
कि मैं कहता हूं पढ़ लो, मैं कहता हूं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आप कहते हो नहीं नहीं नहीं। इसी प्रकार स्थगन का विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कह सकते हैं जैसे आप चिकना गढ़े हो वैसे ही ये भी चिकना गढ़ा है। स्थगन का कोई प्रभाव विधेयक पर नहीं पड़ता है। अगर विधेयक कोई विचाराधीन था तो अगर जब स्थगन खत्म होगा उन्हें उस पर विचार होने लगेगा। अब अगर सोचो पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी जो होता है वो होता है लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि हम अपने सदन का 1 घंटे का स्थगन करते हैं, मतलब अभी बज रहे हैं 11, आपको 12 बजे पुनः आना है। तो क्या होगा, उसने उसमें डेट लिख दी या टाइम लिख दिया कि इतने बजे आना है। उसने कहा कि आज तारीख है 26, आप लोगों को 28 तारीख को पुनः आना है, तो उसमें तारीख लिख दी। लेकिन कभी कभी तिथि या समय का निर्धारण नहीं करता है। स्थगन के समय पुनः बुलाने की घोषणा ना करें, पुनः बुलाने की समय सीमा ना बताए। कौन ना बताए है? तो क्या होगा, इसे बोलेंगे अनिश्चित काल के लिए स्थगन। क्या बोलेंगे? अनिश्चित काल के लिए स्थगन। क्या कर दिया उसने? अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया है। इसको इंग्लिश में साइन डाई स्थगन क्या कहते हैं? साइन डाई स्थगन, साइन डाई स्थगन। स्थगन को इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्नमेंट, साइन डाई स्थगन कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, पीठासीन अधिकारी ने कहा कि अभी बज रहे हैं 12, आपको शाम को 5 बजे तक बुलाया जाएगा, तब तक आपका जो सदन है वो स्थगित है। लेकिन मूड बदल गया, घर पर गया था खाना खाने, वहाँ पर बीवी ने कहा था कि जब आओ उधर से तो एक हमारे लिए बनारसी साड़ी ले आना। चाहे है पीठासीन अधिकारी लोकसभा का, बीवी के सामने तो नहीं है, घर पर तो नहीं है भाई। गया घर पर और बीवी बैठी थी, लाए क्या? उसने कहा बताना ही जरूरी नहीं समझा। जैसा गया था वैसा ही बिना आंसर दिए वापस, और आते आते कहा कि आपकी 4 बजे तक छुट्टी थी, आप 2 बजे ही आ जाओ। समझ में आ गया? लोगों ने पूछा क्यों? ये पूछो ना, शादीशुदा हूं। तो समझ में आया, अगर इसने कोई तिथि निर्धारित कर दिया है, समय निर्धारित कर दिया है, लेकिन उससे पहले भी यह बुला सकता है। क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं है अनिश्चित काल के लिए करे तो भी बुला सकता है, और अगर कोई समय दिया है फिर भी पुनः बुला सकता है, सदन को कभी भी बुला सकता है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई होगी तो हम देखेंगे प्रोरोगेशन या सत्रावसान। क्या देखेंगे? प्रोरोगेशन या सत्रावसान। संसद के किसी सत्र का समाप्त होना, इसका मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। अर्थ, इसका अर्थ क्या है? संसद के किसी सत्र का समाप्त होना। संसद के किसी सत्र का समाप्त होना, इसकी घोषणा कौन करता है? आपका सत्र समाप्त हो गया है, हमेशा कौन करेगा? जो है पति राष्ट्र का, राष्ट्रपति घोषणा करता है कि आपका सत्र समाप्त हो गया है। सामान्यतः नियम यह है, यह है कि जब पीठासीन अधिकारी अनिश्चित काल के सत्र को
स्थगित कर देता है, उसके कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति सत्र को सत्रावसान के रूप में घोषित कर देता है। क्या करता है? पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्र अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद, उसके कुछ दिन बाद क्या होता है? राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा कर देता है। क्या है, सब बेकार हो गए, क्या बात है? घोषणा कर देता है। सामान्यतः, क्या है ये? सामान्यतः। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर अनिश्चित काल के लिए नहीं है तो वो सत्रावसान नहीं कर सकता। सत्र चल रहा है, मानो सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति का मूड हुआ, और राष्ट्रपति का मूड कब होगा? जब प्रधानमंत्री उसे सलाह देगा। राष्ट्रपति का मूड हुआ कि सत्र को समाप्त कर दो, सत्रावसान कर दो, तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं है बल्कि सत्र चल रहा था, फिर भी वह उसको स्थगित कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई कि सत्रावसान का अर्थ होता है संसद के किसी सत्र का समाप्त होना। राष्ट्रपति घोषणा करता है किसकी? सत्रावसान की। पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था, उसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सत्र चल रहा है फिर भी राष्ट्रपति सत्र को समाप्त कर सकता है। अब बात ये आती है, जब सत्रावसान हुआ, क्या हुआ आपका? जब सत्रावसान हुआ तो जो विधेयक हैं, क्या हैं? विधेयक हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सत्रावसान का विधेयकों पर प्रभाव। अगर इंग्लैंड होता, क्या होता? इंग्लैंड हो तो क्या होगा? विधेयक समाप्त। क्या हो जाएगा? विधेयक और कार्य दोनों का अंत। जो भी विधेयक थे और जो भी कार्य था, क्या थे? विधेयक प्लस जो भी कार्य थे उनका क्या हो गया? अंत हो जाएगा। मतलब अगला सत्र जब लगेगा तो पुनः विधेयक को पारित कर चालू करना पड़ेगा, और पुनः जो कार्य किए रह गए थे वो कार्य पुनः शुरू से कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन भारत में विधेयक समाप्त नहीं होते। विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि सत्रावसान का विधेयकों पर कोई प्रभाव भारत में नहीं पड़ता है, अर्थात लंबित विधेयक और कार्य समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि जब सत्र दोबारा लगता है तो क्या होता है? दोबारा नए सत्र में उन्हीं विधेयकों को वहीं से दोबारा आगे कार्रवाई उन पर की जाती है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब देखेंगे डिसोल्यूशन या विघटन। मेरे ख्याल से आप लोग अभी इसको उतार रहे हैं। देखिए, अब हमने एडजॉर्नमेंट पढ़ लिया, प्रोग्रेशन पढ़ लिया, अब डिसोल्यूशन या विघटन पढ़ेंगे। विघटन क्या होता है? विघटन सत्रावसान से अलग होता है। पहली बात तो समझें, विघटन और सत्रावसान में अंतर क्या होता है? सत्रावसान में एक सत्र की समाप्ति होती है, वहीं पर विघटन है लोकसभा की समाप्ति। क्या होता है? सत्रावसान में एक सत्र की समाप्ति, वहीं पर विघटन में क्या होता है? लोकसभा की समाप्ति। किसकी समाप्ति होती है? लोकसभा की समाप्ति होती है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। विघटन किसका होता है? लोकसभा का विघटन होता है। राज्यसभा का
नहीं होता है। कारण स्थायी सदन है। क्या है ये? स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है, इसलिए लोकसभा का विघटन नहीं होगा। लोकसभा का ही विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। अब अनुच्छेद 85(2), अनुच्छेद 85(2) में कहा गया राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। क्या कहा गया है? राष्ट्रपति समय समय पर। अनुच्छेद 85(2) में कहा गया है राष्ट्रपति समय समय पर एलएस का विघटन कर सकता है। अब राष्ट्रपति यह कार्य करेगा किसके कारण? किसकी अनुमति पर? सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर। समझ में आ गया? लेकिन अपवाद अगर है तो अपने विवेक से भी कर सकता है, विवेक से। अब स्वविवेक का एक एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि आप नहीं मानोगे बिना एग्जाम्पल के, तो हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं। आप मानिए कि अनुच्छेद 95 राष्ट्रपति समय समय लोकसभा विघटन करेगा, सामान्य स्थितियों में मंत्रिपरिषद सलाह पर और स्वविवेक से भी कर सकता है। मान लीजिए वर्तमान लोकसभा है और वर्तमान लोकसभा में जो सरकार चल रही है, सरकार ने क्या किया? लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया। अगर बहुमत खो दिया, सरकार गिर जाएगी। सरकार सलाह क्या दे राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति साहब ऐसा करो कि इस लोकसभा का विघटन कर दो, पुनः चुनाव करा दो। अब राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति पहले ये देखेगा क्या कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा गठबंधन है जो सरकार बना सकता है। अगर ऐसा कोई गठबंधन है जो सरकार बना सकता है तो राष्ट्रपति पहले उन्हें सरकार बनाने का न्योता देगा। अगर कोई नहीं है तब अपने विवेक से वो क्या करेगा? विघटन कर देगा लोकसभा का। अब यहाँ पर क्या है? स्वविवेक का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जो सरकार गिर रही है वो चाहेगी कि विघटन हो जाए, नए चुनाव हो जाएं। चाहेगी नहीं चाहेगी वो? क्योंकि सरकार अभी उसके हाथ में है। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति नहीं होने देगा और स्वविवेक का प्रयोग करेगा। अब लोकसभा का विघटन के दो कारण हो सकते हैं। लोकसभा के विघटन के दो कारण हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है? कार्यकाल पूरा हो जाए, समझ में आ गया। और एक क्या हो सकता है? कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे लोकसभा में विश्वास मत पारित ना हो, या अविश्वास मत पारित हो जाए, या अन्य किसी नीतिगत प्रश्न पर लोकसभा में सरकार हार जाए, अन्य किसी नीतिगत प्रश्न पर हार जाए, तो एलएस के विघटन के कारण अगर देखें, एक तो क्या है? कार्यकाल का पूरा होना। दूसरा है विशेष स्थितियां क्या हैं? विश्वास मत पारित ना हो। पहला क्या है भाई? सरकार ने विश्वास मत लोकसभा रखा, पारित ना हो, विश्वास प्रस्ताव पारित ना हो, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, या फिर अन्य नीतिगत प्रश्न पर एलएस में सरकार पराजित हो जाए। मतलब तीनों ही स्थिति में क्या है? अगर सरकार ने विश्वास मत प्रस्ताव रखा था और सरकार उसको पास ही ना करा पाई, इसका मतलब क्या है? सरकार पर लोकसभा में बहुमत नहीं है। और सरकार का अस्तित्व कब तक है? जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है। क्या है? जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है। ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष वाली रखते हैं, और अगर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करा दिया, इसका मतलब भी ये है कि लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, वह लोकसभा बहुमत खो चुकी है।
कोई ऐसा नीतिगत प्रश्न है जिसमें लोकसभा में क्या होनी थी, वोटिंग होनी थी, और सरकार वोटिंग में ही हार गई, मतदान में ही हार गई, तो इसका सीधा सा मतलब है लोकसभा में उसका बहुमत ही नहीं है। तीनों ही परिस्थितियों में लोकसभा का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा इनमें से। और अब सरकार तो गिर गई, लेकिन नई लोकसभा, यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा और जोड़ लेना, इस सरकार तो गिर गई सरकार इन तीनों में। नई लोकसभा या कह सकते हैं कि नई सरकार के गठन के लिए व्यवहारिक परिस्थितियां ना हो, राष्ट्रपति को समझ में आ जाए कि नई सरकार, इसी लोकसभा में नई सरकार के गठन की व्यवहारिक परिस्थितियां नहीं है, अर्थात ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें चुनाव कराना आवश्यक है। किसे लगे, राष्ट्रपति से हो, किसको लगे, राष्ट्रपति को। तो क्या होगा, लोकसभा के विघटन हो जाएगा और फिर नई लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। क्या होंगे, चुनाव होंगे। आप एक बार समझ गए होंगे पूरी बात को। तो अब हम देखेंगे, अगर लोकसभा का विघटन होता है, यदि लोकसभा का विघटन होता है, तो जो वर्तमान में बिल हैं, विधेयक हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो समाप्त होते हैं या नहीं। देखिए, अब हम देखेंगे अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयकों आदि पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब प्रभाव का मतलब व्यपगत होता है। विधेयक एक शब्द होता है व्यपगत, या फिर इसे बोलते हैं लैप्स, या कहते हैं समाप्त होना। समाप्त मतलब व्यपगत, लैप्स से समाप्त होने का मतलब यह है कि अगर लोकसभा का विघटन हो गया है, उसके बाद अगर कोई विधेयक, बिल है जो लैप्स हो गया, तो लैप्स होने का मतलब ये है कि अब इसको अगर दोबारा या नई लोकसभा में एनएलसी में अगर पारित कराना है, तो जो औपचारिकताएं थी, पूरी सारी औपचारिकताएं उन्हें पूरी करनी होंगी। आप समझ में आ गए। लैप्स का मतलब क्या होता है, दोबारा पहले एक सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, उन पर वोटिंग होगी, फिर राष्ट्र, पूरी प्रक्रिया करनी होगी हमें। समझ में आ गई नहीं? लैप्स का मतलब ये होता है। तो आप अगर लैप्स का मतलब समझ गए हैं तो हम आगे आप बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अगर लोकसभा का विघटन हो गया है, और लोकसभा का विघटन हुआ था, उस समय क्या था, लोकसभा में बिल क्या था, बिल मतलब विधेयक या बिल। विधेयक या बिल क्या था, एलएस में लंबित था। क्या था, एलएस में लंबित। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां लिखेंगे क्या प्रभाव। अगर एलएस में लंबित था तो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब व्यपगत हो जाएगा। अगर एलएस में लंबित था तो क्या हो जाएगा, वह व्यपगत हो जाएगा। अब ये मान लो, चाहे उसकी शुरुआत लोकसभा से हुई हो, चाहे उसकी शुरुआत राज्यसभा से हुई हो। अब लोकसभा में लंबित है तो क्या वो लैप्स हो जाएगा। अब विशेष में लिख लेंगे आप, विशेष में क्या हो सकता है, लोकसभा में लंबित का मतलब क्या है। एक तो अगर लोकसभा में लंबित है तो लोकसभा में शुरू हुआ हो, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, एलएस में शुरू हुआ हो। इतनी बात समझ में आई। अगर लोकसभा में कोई बिल है, अगर वह लंबित है, तो या तो वो लोकसभा में शुरू हुआ होगा, या फिर आरएस से पारित होकर एलएस में लोकसभा में आया होगा। दो ही मामले ऐसे हो सकते हैं, या तो वो एलएस में शुरू हुआ, लोकसभा में शुरू हुआ होगा, तब लोकसभा में लंबित होगा, या क्या हुआ होगा, आरएस से पारित होकर कहां आया होगा, एलएस में आया होगा। दोनों ही स्थितियों में क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। क्योंकि क्या लिखा हमने, एलएस में लंबित अगर कोई बिल है तो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो हम अगली कंडीशन उन्हें देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आज हमारे मार्कर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, वो भी बेचारे लैप्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, लगातार लैप्स हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है, लोकसभा से पारित हो चुका हो, लोकसभा से पारित हो
चुका हो, लेकिन क्या हो, आरएस में लंबित हो, आरएस में लंबित हो, क्या हो, लोकसभा से पारित हो चुका हो लेकिन आरएस में लंबित हो, तो लोकसभा के विघटन पर क्या होगा, वह व्यापक होगा या नहीं होगा, समाप्त होगा या नहीं होगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। क्या हुआ है, एलएस से पारित तो हो चुका है लेकिन अभी कहाँ है, आरएस में लंबित है, तो वह भी क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? तुम तीसरा पॉइंट देखते हैं। कौन सा पॉइंट देखते हैं? तीसरा पॉइंट देखते हैं। और तीसरा पॉइंट कहता है हमारा, अगर आरएस में शुरू हुआ है, कोई विधेयक है जो आरएस में शुरू हुआ है और क्या है, आरएस में ही लंबित है, आरएस में लंबित है, आरएस में शुरू हुआ है और आरएस में ही क्या है, वो लंबित है। अब ये बताइए, क्या यह विधेयक लैप्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ये लैप्स नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा, क्योंकि अभी तो एलएस में पहुंचा ही नहीं है। नई लोकसभा आएगी तो पुनः उसको देखेगी कि इसे पारित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं हम, अगली कंडीशन और क्या हो सकती है, इसको समझते हैं। अब एक कोई विधेयक है दोनों सदनों से पारित हो चुका है, दोनों सदनों में पारित, दोनों सदनों में पारित, दोनों सदनों में क्या हो चुका है, वो है पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया गया है। प्लस क्या है, इसके बाद क्या हुआ है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया गया है। क्या कर दिया है, अनुमति के लिए भेज दिया है। तो क्या होगा, लैप्स होगा या नहीं होगा, बताइए। अब यह लैप्स होगा या नहीं होगा, है लैप्स नहीं होगा। क्या होगा, यह लैप्स नहीं होगा। अगली एक और कंडीशन देखते हैं हम। अब अगली कंडीशन है, अगर उसमें क्या है, राष्ट्रपति के पास भेजा गया, मतलब है क्या, पांचवी कंडीशन है ना ये, राष्ट्रपति के पास भेजा गया किसके लिए, विधेयक को। राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। अब एक बात बताइए, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कब भेजेगा, जब दोनों सदनों में पारित हो जाएगा और जब राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे पुनर्विचार के लिए भेज देगा। अब ऐसे में अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो क्या विधेयक समाप्त होगा या नहीं होगा? वो भी लैप्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है, इसको हम देखते हैं कि यदि दोनों सदनों में गतिरोध है, क्या है, दोनों सदनों में गतिरोध है और संयुक्त बैठक बुलाए जाने का क्या दे दिया है, संयुक्त बैठक के लिए सूचना जारी हो चुकी है, मतलब संयुक्त बैठक के लिए, संयुक्त बैठक दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है और गतिरोध उत्पन्न होने से क्या हुआ है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बुलाने की सूचना दे दी है। इसी बीच क्या होता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो क्या बताइए, विधेयक लैप्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? लेकिन अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है और कोई भी प्रस्ताव है या कोई भी संशोधन है, अगर वो लोकसभा में ही लंबित है तो वो लैप्स हो जाता है। इतनी कंडीशनें थी, आपने इन कंडीशनों को समझ लिया होगा। समझ में आ गई बात?
या नहीं समझा, आप मुझे बताइए। अगर समझ लिया है तो मैं समझ सकता हूँ, अगर पुनः एक बार समझ सकते हैं, अगर कोई विधेयक है उसकी क्या है शुरुआत लोकसभा में हुई, कहाँ हुई, लोकसभा में हुई, और अभी भी वह कहाँ पर है, लोकसभा में है, कहाँ पर है, लोकसभा में है, तो वह लंबित हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अगर वही विधेयक राज्यसभा से पारित होकर आया है तब लोकसभा में लंबित है तो पारित होगा, लैप्स होगा या नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा। अगर आप आंसर मौखिक रूप से दे पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं, नहीं तो आप कहीं ना कहीं खोए रहते हैं। कोई पेन चलाता है, कोई फोटो खींचता है, लेकिन सही बात आपको कहाँ पर ध्यान देना चाहिए और कहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बात अगर आप स्टूडेंट है तो आपको समझना होगा। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस पर दिमाग लगाओ। उतारा इंटर की पढ़ाई की तरह कट 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 काम किया, काम खत्म, वो नहीं होना चाहिए। अब ये लाइनें खींचने का काम आप घर पर भी कर सकते हैं, तो घर पर भी आप कॉपी खोल के देखेंगे तो लाइनें वहाँ भी खींच सकते हैं। सुंदर कॉपी से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक व्यक्ति है जो बहुत सुंदर बीवी लेके आया, लेकिन उस बीवी में बिल्कुल अकल ही नहीं है, वो बोलते हम पे ना है रहो, वो कुछ नहीं करती है, तो क्या हुआ 10 दिनों बाद बेचारे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे नहीं कहते ना, सरकारी नौकरी का पति मिल जाए, भले ही थोड़ा सा देखने में अच्छा ना हो, उससे ज़िंदगी अच्छी रहती है। बल्कि स्मार्ट पति मिले जीव निकालने वाला, लेकिन बेचारा सरकारी नौकरी ना हो तो उससे ज़िंदगी अच्छी नहीं रहती है। इसलिए केवल इंस्टाग्राम पर जीव निकालने से फेमस ना हो, और भी काम करें। आप समझ आ रहा है। अच्छा, मैं एक और कंडीशन रखता हूँ, मैं एक कंडीशन रखता हूँ कि आरएस में कोई विधेयक शुरू हुआ और अभी आरएस में ही लंबित है, तो क्या वह विधेयक लैप्स होगा या नहीं होगा, बताइए मुझे। नहीं होगा। ऊपर देख के बताएं, अगर आपने इसको समझा है तो आप बता सकते हैं। मैं एक बात और कहता हूं, अगर कोई विधेयक है जो लोकसभा में पारित हो चुका है, लोकसभा में पारित हो चुका है, अब वो कहां पर है, राज्यसभा में है, कहां पर है वो, राज्यसभा में है, तो क्या वह विधेयक निलंबित होगा या नहीं होगा, क्या वह विधेयक लैप्स होगा या नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा। अगर आपने सही तरह पढ़ा होता तो आप इस सवाल में ना अटकते। अब एक कंडीशन और है, जो विधेयक है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है, अब वह अंतिम परमिशन लेने किससे गया है, राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से गया है। इसी बीच क्या होता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो क्या वह विधेयक लैप्स होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। अगर कोई विधेयक है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है, अब वह राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेजा गया है, राष्ट्रपति ने कहा कि इस पर पुनर्विचार करो, और इसी बीच लोकसभा विघटित हो गई, तो क्या वह विधेयक लैप्स होगा या नहीं होगा, वह भी विधेयक लैप्स नहीं होगा। एक कंडीशन और देते हैं कि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, गतिरोध उत्पन्न हो गया। गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक को बुलाया। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, वो बैठक बुलाई गई और उस बैठक के बुलाने की सूचना दे दी गई है। तो इसी बीच क्या होता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो आप बताइए, ऐसा विधेयक लैप्स होगा या नहीं होगा, ऐसा विधेयक भी लैप्स नहीं होगा। ये सारी जो कंडीशनें दी हैं, विघटन होगा नहीं होगा, यह अनुच्छेद 107 किसमें दी गई हैं, ये सारी परिस्थितियाँ अनुच्छेद 107 में बताई हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखें। आज आप लोगों ने पढ़ा कि लोकसभा के सत्र क्या होते हैं, लोकसभा के सत्र को कैसे बुलाया जाता है, लोकसभा में 17 वर्षांत कैसे होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण के बारे में आपने सीखा, लैम डक सेशन क्या होता है इसके बारे में सीखा। इसके अलावा आपने जो सदन है उनका स्थगन सीखा, एडजॉर्नमेंट। इसके अलावा लोकसभा का विघटन होता है, विघटन का विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में आपसे सीखा। कल हम लोग
संसद की सत्र की कार्रवाई या कामकाज कैसे चलता है, पहले घंटे में क्या करती है, दूसरे घंटे में क्या करती है, खाना कब खाती है, पानी कब पीती है, आराम वो लोग कब करते हैं, ये सब हम सीखेंगे। मतलब प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं या संकल्प हैं, रिसोल्यूशन हैं जो सदनों में पेश किए जाते हैं, उन प्रस्तावों के नाम क्या हैं। जैसे अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है। इन प्रस्तावों के बारे में कल हम एक अध्ययन करेंगे। हम इन अध्ययनों को करते समय बहुत ही एक सारणी के रूप में अध्ययन करेंगे। कोई सारणी या के रूप में बनाई गई चीज़ें हमें लंबे समय तक और आसानी से याद हो जाती हैं। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके तहत आपने राज्य व्यवस्था के कुछ टॉपिकों को सीखा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सदैव खुश रहें, आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों को रक्षा करें, जानवरों की पर दया करें और हमारे चैनल को देखते रहें। उसे अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोगों ने पुलिस टारगेट बैच को शुरुआत की है। उस पुलिस टारगेट बैच के तहत हम लोग मैथ, रीजनिंग, MCQ क्वेश्चंस, हिंदी अन्य क्लासें ले रहे हैं और आपकी तैयारी में हम एक सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपने जो वर्दी का सपना देखा है वो आपका पूरा हो सके और आपके पिता आप पर फख्र कर सकें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।